हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है लाइव शिक्षा ट्यूब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ का प्रैक्टिस सेट। इसका मतलब है इसके अंदर मैंने 10 क्वेश्चन डाले हैं, वो सारे के सारे मैथ के क्वेश्चन है। तो अभी आपको करना क्या है कि एक पेपर और पेंसिल ले लो, ताकि जब आपको मैथ के क्वेश्चन मिले तो उनको आप सोल्व करने में हेल्प मिल जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लाइव शिक्षा ट्यूब है उस पर सुबह 6 से 8 के बीच डेली एक प्रैक्टिस सेट अपलोड होता है। दोपहर को हम लोग एक जीके की जनरल साइंस या जीके की ट्रिक या कोई छोटी मोटी क्लास अपलोड करते हैं। शाम को मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट अपलोड करने की चेष्टा रखता हूँ। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपके 7 से 10 नंबर आते हैं तो कैटेगरी ए मिलेगी, 5 से 7 वालों को कैटेगरी बी, 3 से 5 वालों को कैटेगरी सी और बाकी को कैटेगरी डी। समझ चुके हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, रमेश की कार्य करने की क्षमता श्याम से दुगनी है। यदि श्याम की इसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है तो बताइए रमेश उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों, अब मैं ऑप्शन दिखा रहा हूं आपको। हमारे पास पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 20 दिन, ऑप्शन बी है 15 दिन, ऑप्शन सी है 30 दिन और ऑप्शन डी रहेगा आपका 60 दिन। दोस्तों, जो अपने पहले पुराने जो प्रैक्टिस सेट थे उसमें अपन डायरेक्टली आंसर बता देते, इसमें भी मैं डायरेक्टली बताऊंगा। अभी आपको क्या करना है कि वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, ठीक है, और अपना आंसर सोल्व कीजिए, ताकि आपको डायरेक्टली ये वीडियो देखना नहीं पड़े। खाली ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी कर दी, ठीक है। मैं आंसर बता रहा हूँ, आप स्टॉप करके और अपना मेथड से आंसर निकालिए। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा आपका बी 15 दिन। अब मैं बता रहा हूँ कि मैंने किस मेथड से इसको सोल्व किया, ताकि आप एग्जाम में करो या आप अपने मेथड से अपनाना, बट मेरा मेथड मेरे को लगता है कि इजी रहता है मेरे हिसाब से। तो देखो मैंने कैसे सोल्व किया है। रमेश के कार्य करने की क्षमता श्याम से दुगनी है, ये दिया हुआ है। पहली लाइन देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली आंसर करने लग जाते हैं। भाई तू सोल्व क्या कर रहा है जब तेरे को पता ही नहीं है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है राम के कार्य करने की क्षमता श्याम से दुगनी है। तो लिख लिया आपने कि राम के कार्य करने की क्षमता श्याम से दुगनी है। तो रमेश रमेश वह कार्य उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये पूछा है। तो अगर क्षमता दुगनी है, आप किसी से डबल काम कर सकते हो, तो उस काम को आप वो बंदा करता है उससे आधे टाइम में ही करोगे। क्यों? यही तो मतलब हुआ, जनरल कॉन्सेप्ट है इसमें। तो 30 दिन में श्याम करता है तो राम उसको 30/2 मतलब 15 दिन में करेगा। क्वेश्चन सोल्व हो गया। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, 2 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो गया। बाकी अगर आप मेथड लगाओ, फॉर्मूले लगाओ, उसकी अलग बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 6 दिनों और 12 दिनों में कर सकते हैं। मतलब ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, उसी कार्य को बी 12 दिनों में करता है, ठीक है। दोनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य करना छोड़ देता है। कितने दिनों में कार्य पूरा होगा? दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार आता है, ठीक है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर कार्य वाले पार्ट से, कार्य और समय वाले पार्ट से क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का आएगा, या पूछेगा ए बी और सी 3 वाले देगा, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा। अभी मैं ऑप्शन दिखाता हूं, आप वैसे ही वीडियो स्टॉप करके सोल्व करके और फिर आंसर देखिएगा। ऑप्शन ए है आपका 6 दिन में, ऑप्शन बी रहेगा 4 दिनों में, ऑप्शन सी रहेगा आपका 5 दिनों में और ऑप्शन डी रहेगा आपका 7 दिनों में। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका 6 दिनों में। हो गया। अब क्वेश्चन इसका मैंने कैसे सोल्व किया उसका मेथड देखो आप। माना कार्य कार्य को मान लिया कि x दिन में पूरा होता है, ठीक है। अब अपने को दिया हुआ क्या है कि सेकंड लाइन देखो, मैंने जो बोला वो मेथड समझना कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ता हूं, लेकिन कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य करना छोड़ देता है। मतलब x कार्य है उसको 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो x-3 ए द्वारा किया गया कार्य है, बी पूरा कार्य करता है x, तो टोटल कार्य है, एक कार्य है अपना =1 हो गया, ठीक है। अब ए कितने दिनों में करता है? 6 दिन में। x-3
3/6, मतलब कार्य करने में 6 दिन लगाएगा, प्लस x बटे 12, मतलब b 12 दिनों में करता है, इक्वल टू 1। इक्वेशन को सोल्व कर लेना 6 और 12 का एलसीएम लेके डायरेक्टली x की वैल्यू आ जाएगी 6 दिन, और आपका आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, ठीक है। दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 181 है तो संख्या है। दोस्तों इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो कुछ स्टूडेंट का दिमाग घूम जाता है, भाई क्या आ गया सर, हमसे नहीं होगा। देखो एक बार समझो, प्राकृत संख्या आपको पता है, वर्ग पता है, मतलब स्क्वायर, ठीक है। आंसर ऑप्शन दिया हुआ है, सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे करता हूं मैं। हमारे पास पहला ऑप्शन है 9 और 10, ऑप्शन बी रहेगा 6 और 7, ऑप्शन सी रहेगा 4 और 5, और ऑप्शन डी रहेगा 12 और 13, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका 9 और 10। कैसे आया आंसर मैं आपको दिखाता हूं। प्राकृत संख्या क्या होती है, वो 1 2 3 4 5, ठीक है। लगातार, इसमें क्या लिखा हुआ है, लगातार प्राकृत संख्या। तो लगातार प्राकृत संख्या होगी अगर आपकी एक प्राकृत संख्या को मान लिया x, ठीक है, दूसरी प्राकृत संख्या x में 1 जुड़ेगा तभी तो लगातार बनेगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है x + 2 हो जाएगी, 12 से सीधी 14, ये तो होती नहीं है प्राकृत संख्या। तो x + x + 1, ठीक है। अब इनका पूछा है कि वर्गों का योग, तो x का स्क्वायर कर दो, x + 1 का स्क्वायर कर दो, इक्वल टू 181 हो गया। अब इसका x की वैल्यू निकालनी है आपको। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका जो इक्वेशन सोल्व करोगे तो x की वैल्यू 9 और 10 आएगी। अब इक्वेशन भी सोल्व नहीं करनी आती तो मैं बता देता हूँ। x + 1 का स्क्वायर खोलो, x² + 1 + 2x प्लस x² दिया हुआ है, इक्वल टू 181 है, ठीक है। तो अपने पास बचेगा 2x² + 1 + 2x इक्वल टू 181। इस साइड लाओगे उसको तो 2x² + 2x + 180, 2 से डिवाइड कर देना, इक्वेशन सोल्व होगी तो x 9/10। अब सबसे इजी मेथड बता देता हूं, अगर आपको याद रहे तो। अगर किसी भी वर्गों का योग वगैरह आए, 2 प्राकृत संख्या है, 4 प्राकृत संख्या है, 5 प्राकृत संख्या है, तो डायरेक्टली क्या करना कि जो योग आया है उसके डिवाइडेड बाई 2 कर देना, क्योंकि 2 लगातार है, 3 आए तो 3 का करना है, ठीक है। 90 आया अपना आंसर। 90 क्या वर्गों का योग पूछा है तो इसका स्क्वायर करते हैं, तो किसकी वैल्यू 90 के आसपास रहती है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, तो 9 और 10 के बीच रहती है। अपने को 2 पूछी है तो आपकी वैल्यू आ गई 9 और 10। क्यों हुआ ना इजी। क्वेश्चन नंबर 4 में लेके चलता हूँ, इसी पे है दूसरे मेथड से सोल्व करना। अगर आप मेरा मेथड समझे हो तो, नहीं समझे हो तो अगले क्वेश्चन में आपको मेथड समझ आ जाएगा। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 1325 है तो संख्याएं हैं, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 18 19 20, ऑप्शन बी है 20 21 22, ऑप्शन सी है 21 22 23, ऑप्शन डी रहेगा 23 24 25। दोस्तों जो इस टाइप का क्वेश्चन आया है मैंने पहले सोल्व किया है, उसी मेथड से सोल्व करो, चुटकियों से सोल्व होगा, ठीक है। 1325 में 3 का डिवाइड कर दो, जो आंसर आए उसके आसपास वाली संख्या ले लो, काम खत्म होगा। देखो इसका आंसर आएगा 20 21 22। अब मैं बताता हूं कैसे आया। 1325 में 3 का डिवाइड करो, 441 आया। ये किसका स्क्वायर है, वर्ग पूछा है ना आपको, तो वर्ग करो, इसको इसका अंडर रूट करोगे तो वर्ग आ जाएगा। 21 का स्क्वायर आया, ठीक है। अब क्या है कि पहले वाला क्वेश्चन देखो, 90 बीच में था, उसके आगे वाली पीछे वाली संख्या ले ली। 3 पूछा है, इस अपने क्वेश्चन में 3 प्राकृत संख्या पूछी है, तो 21 के पहले वाली ले लो, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर। हो गया ना आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। यदि कोई घड़ी प्रत्येक घंटे में सही संख्या पर बजे तो वह एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। दोस्तों एक बात बताता हूं मैं आपको, ठीक है। आपके समझ आए नहीं आए मुझे नहीं पता, बट मेरा दिमाग कहता है कि नंबर सिस्टम से अगर कोई क्वेश्चन आया आपके तो वो आएगा घड़ी का, कि एक घड़ी है वो 3 घड़ियां दी हुई है, वो एक साथ बजना शुरू होती है, 2 घड़ियां दी हुई है वो एक साथ बजना शुरू होती है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब अपन शुरुआत कर, इसके ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आपको। ऑप्शन ए रहेगा 156 बार, ऑप्शन बी रहेगा 158 बार, ऑप्शन सी रहेगा आपका 166 बार, और ऑप्शन डी रहेगा आपका 176 बार।
दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 156 बार। ठीक है, अब 156 बार कैसे आया वो दिखाता हूं। पहले दिया हुआ है यदि कोई घड़ी प्रत्येक घंटे में सही संख्या पर बजे तो वह एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। मतलब अगर 1 बजे बजती है वो घड़ी तो 1 बार बजी, 2 बजे 2 बार बजेगी, 3 बार बजेगी, ऐसे करते थे करते कि 11 बजे 11 बार बजेगी, 12 बजे 12 बार बजेगी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसमें करना क्या है। दिन में घंटे कितने होते हैं 24, तो अपन ने ये देखा 1 से 12 तक। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 + 2 + 3 ये अपनी श्रेणी बन गई। ठीक ठीक है 12 तक। अब इसको 2 इंटू इस श्रेणी को कैसे सोल्व करते हैं, शायद मेरे को नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं पता हो। देखो इसका n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 ये फॉर्मूला होता है। इसको पूरे को सोल्व करे हुए 156 टाइम्स आएगा, यही अपना आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। एक कक्षा में 39 बच्चों की उम्र का औसत 15 साल है। यदि टीचर की उम्र भी जोड़ दी जाए तो इनका औसत 3 महीने बढ़ जाता है। तो टीचर की उम्र बतानी है अपने को। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको लग रहा है कि ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत ईजी है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रहेगा आपका 25, ऑप्शन बी रहेगा आपका 30 साल, ऑप्शन सी रहेगा आपका 35 साल और ऑप्शन डी रहेगा आपका 40 साल। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 25 साल। अब कैसे आएगा 25 साल मैं बताता हूँ। देखो 39 बच्चों की कुल उम्र ज्ञात करनी है। ठीक है, पहले अपने को दिया हुआ है एक कक्षा में 39 बच्चों की उम्र का औसत दिया हुआ है। तो अगर औसत को उन बच्चों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल उम्र आ जाएगी टोटल 39 बच्चों की। तो 39 बच्चों की कुल उम्र होगी 39 × 15 585 साल। ठीक है, अब क्या हो गया इसमें क्वेश्चन के अनुसार ही बढ़ो। यदि टीचर की भी उम्र जोड़ दी जाए तो उनका औसत 3 महीने बढ़ जाता है। ठीक है, तो 40 हो गए, कुल लोग कितने हो गए 39 बच्चे थे, एक टीचर को जोड़ दिया तो 40 लोगों की कुल औसत आयु हो गई 15 साल 3 महीने। अब इस 15 साल 3 महीने को आप कन्वर्ट करो साल में। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, 3 को बट्टे 12 कर दो, 15 × 3/12, तो सोल्व करोगे तो 61/4 साल आ जाएगा। अब क्या आ गया कि 40 लोगों की अपन कुल उम्र ज्ञात कर लेते हैं, तो इस वैल्यू को 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो 610 साल आ गया। दोनों से माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25 साल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलता हूं। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां शामिल हुई। यदि 60 लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। ऑप्शन बता देता हूं आपको। ऑप्शन ए है लगभग 50%, ऑप्शन बी रहेगा आपका लगभग 45%, ऑप्शन सी रहेगा आपका लगभग 40% और ऑप्शन डी रहेगा आपका लगभग 70%। दोस्तों अब आपको वैसा ही मेथड अपनाना है कि वीडियो को स्टॉप करना है उसके बाद सोल्व करना है, और मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि मैंने कैसे सोल्व किया। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी लगभग 45 साल। कैसे, देखो उत्तीर्ण लड़के दिया हुआ है सेकंड लाइन में 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, तो 60% हो गए। इसलिए अनुत्तीर्ण लड़के फेल कितने हुए 100 माइनस 60 40% फेल हो गए। ठीक है, दिया हुआ है कि 1000 लड़के थे तो 1000 का 40% मतलब 400 लड़के फेल हुए। ठीक है, कुल स्टूडेंट दिए हुए हैं, कुल स्टूडेंट कैसे ज्ञात करेंगे, 1000 लड़के और 800 लड़कियां, टोटल आए 1800। तो कुल अनुत्तीर्ण क्या हुआ कि देखो अब लड़कियों की ज्ञात कर लो, 50% फेल हो गई, 50% पास हुई, तो 50% फेल मतलब 800 का 50% 400 पास हुई और 400 फेल हो गई। तो टोटल अनुत्तीर्ण कितने हो गए 400 + 400 मतलब 800 फेल हुए। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, तो लास्ट वाली लाइन देखो असफल मतलब जो फेल हुए हैं छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है, सबका टोटल ज्ञात करना है। तो क्या करो जो फेल हुए हैं ना उनको ले लो, 800 डिवाइडेड बाई टोटल को ले लो 1800 × 100, तो आपका आंसर आ गया 44.4। ये लगभग 45 के बराबर है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी रहा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं।
केवल 31% लोग बिजली का बिल भरते हैं, और जो बिजली का बिल नहीं भरते हैं उनकी संख्या है 27,600। तो कुल लोगों की उस शहर में संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा आपका 40,000, ऑप्शन बी रहेगा आपका 30,000, ऑप्शन सी रहेगा 50,000 और ऑप्शन डी रहेगा 60,000। दोस्तों मैं एक बात बताऊं आपको, कुछ क्वेश्चन आपको शायद सोल्व करने में दिक्कत आ रही है, बट मैं 100% गारंटी लेता हूँ कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो क्वेश्चन को देख के अभी तक आंसर बता दिया होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से थोड़ा सा तैयारी करो, मैथ की इतनी तैयारी कर लो कि आप पास हो जाओ एटलीस्ट, क्योंकि 25% मैथ आएगी। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा 40,000। कैसे रहा बताता हूँ। देखो, बिजली का बिल नहीं बढ़ने वाले, मतलब बढ़ने वाले 31% है, तो नहीं बढ़ने वाले 100 - 31 69% हुए। अब क्या करना है कि जो नहीं बढ़ते हैं उनकी संख्या दी हुई है। ठीक है, तो 69% को 69% इक्वल टू 2760, 1% कितना आ गया आपका 400। तो अपने को कुल लोगों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर 1% 400 है तो 100% कितना होगा, 100 इंटू 100 को 400 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40,000 आएगा। आ गया आपका आंसर, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 9 में लेके चलता हूँ। यदि रमेश व सुरेश अकेले किसी काम को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए रहेगा आपका 40/5 दिन में, ऑप्शन बी रहेगा 42/5 दिन में, ऑप्शन सी रहेगा 44/5 दिन में, और ऑप्शन डी रहेगा आपका 48/5 दिन में। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 48/5 दिन में। तो अब मैं बताता हूं कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे सोल्व किया है, देख लीजिए। आपको इसका एक मेथड होता है। ठीक है, ए और बी कितने दिनों में काम करते हैं, टोटल काम ज्ञात करना हो तो 2 अगर वैल्यू दी होगी तो याद करना कि ये लिख लो आपने पास x × y डिवाइडेड बाई x+1, तो आ जाएगा टोटल टाइम। लिख लो, दोबारा बोल रहा हूँ, x × y डिवाइडेड बाई x+1। उसी हिसाब से मैंने वैल्यू रखी है कि 16 दिन में काम करता है तो x की वैल्यू आ गई 16 और y की वैल्यू आ गई 24। फॉर्मूले में रखो, आंसर आ जाएगा। अगर आप वैसे करता हो कि एक काम को एक दिन में वो कितना काम करेगा, एक काम को 1/16 फिर 1/24, फिर दोनों को 1/16 प्लस 1/24 जोड़ोगे टोटल आएगा, उसके बाद होगा, उसी हिसाब से कर सकते हो। उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं आपको बता दूं कि टाइम इतना कम है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। जब क्वेश्चन करोगे ना 40-50, इतने में टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने जनरल साइंस से इंक्लूड किया है, देख लो आप। एलएनजी का मुख्य संघटक है, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहेगा आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन बी रहेगा नाइट्रोजन, ऑप्शन सी रहेगा मीथेन, और ऑप्शन डी रहेगा ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी मीथेन। ठीक है, तो ये थे मेरे 10 क्वेश्चन जो मैथ के आधार पे थे। अब मैं आपको कमेंट करने के लिए कह रहा हूँ कि आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हैं वो कमेंट करो कि सर मेरे 10 में से 4 सही हुए हैं, 2 सही हुए हैं, 5 सही हुए हैं। ठीक है, और बाकी जो स्टूडेंट ने कमेंट किया है ना वो पढ़ो। देखो कि आपको पता चल जाएगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, 1.5 करोड़ फॉर्म फिल किए गए हैं, समझ सकते हो इसका मतलब। 1.5 करोड़ को 65 से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कि कितना आपका एक बंदे के ऊपर कितने बंदे बैठे हैं। ठीक है, तो जब देखोगे कमेंट तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरे से आगे कितना है। तो कमेंट कर लो अपना भी। अगर आपके 8 से 10 के बीच आते हैं तो कैटेगरी ए, मतलब काफ़ी अच्छी तैयारी। ठीक है, और 5 से 8 के बीच आते हैं तो समझ लो कि ठीक है, तैयारी थोड़ा इम्प्रूवमेंट और मांग रही है। अगर आपके मार्क्स 3 से 5 के बीच में आ रही है और 3 से नीचे वाले, तो भाई समझ लो तैयारी कम है, बहुत टाइम लगना है अपने को तैयारी करने में। ठीक है, अब जो कमेंट कर लो, बाकी मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक खास बात लेके आया हूँ। ठीक है, आपकी जो भी कमियां है ना, जैसी भी कमी है कि आप घर वालों का कहना नहीं मानते, या टाइम पे पढ़ते नहीं हैं, या एग्ज़ाम के टाइम में गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, या जो भी करते हैं, जो फालतू का काम करते हैं,
उसको आप अपने पेपर लो, उसके ऊपर लिख लो कि मेरा जो टाइम वेस्ट होता है वो इन कामों में होता है। ठीक है, कि मैं 1 घंटे मतलब घूमने चला जाता हूँ दोस्तों के साथ। दूसरा टाइम वेस्ट होता है कि मेरे को घर वालों ने सब्जी लेने भेज दिया। तीसरा टाइम होता है कि मैं किसी से फालतू में फ़ोन पे बातें कर रहा हूँ। तो ये सारे लिख लो, ठीक है, और इनसे दूर रहने की कोशिश करो और इनको पढ़ा करो कि आपका कितना टाइम इसमें वेस्ट हो रहा है। दोस्तों, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मैं एक्चुअल में जयपुर का निवासी हूँ और मेरा नाम तरुण शर्मा है। ठीक है, मैं जिस एरिया में रहता हूँ उसमें काफ़ी स्टूडेंट हैं। जब रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई थी उसके 3 दिन बाद जो स्टूडेंट है यहाँ के, वो इतनी भयंकर तैयारी करने लगे कि सोच भी नहीं सकते। लोग 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं रेगुलर, और जो ग्रुप्स में पढ़ रहे हैं ना, वो भी आप सोच नहीं सकते कि 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, उनको पूछते नहीं है, वो आते हैं मेरे पास ओनली कि सर मुझे को ये आंसर बता दो बस, और किसी काम के लिए नहीं आते ना, मेरे साथ भी बैठ के बात करते हैं। तो इसी प्रकार आप रखो। कहीं मेरे पास कुछ स्टूडेंट यूपी से फ़ोन कर रहे हैं और बिहार से फ़ोन कर रहे हैं, तो जो मेरा पुराना पीछे वाला वीडियो है उसमें मेरा नंबर दिया हुआ है, तो अगर आपको कोई भी समस्या आती है उस पर आप फ़ोन कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, और इसी प्रकार बने रहिए और आगे की क्लास में मिलते हैं।